अमेरिकी रेटिंग के गिरने से उपजे आर्थिक संकट से दुनिया को बचाने के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। G7 और G20 में शामिल देशों ने इस संकट की घड़ी में हाथ मिलाने का फैसला किया है। भारत में भी वित्त मंत्रालय, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों के संपर्क में ये दोनों हैं। अमेरिकी साख की रेटिंग गिरने के बाद दुनिया के सभी देश सहमे हुए हैं। प्रमुख औद्योगिक देशों के संगठन G7 ने वित्तीय स्थिरता और ग्रोथ को बनाए रखने के लिए पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिलाया है। G7 के वित्त मंत्रियों ने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई। G7 के नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया के 20 बड़े औद्योगिक देशों के नेताओं ने भी कर्ज संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा की। उधर कर्ज संकट में डूबे स्पेन और इटली को बचाने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कमर कसी है। ECB ने स्पेन और इटली के बॉन्ड को खरीदने की मंजूरी दे दी है। इससे दोनों देशों को भारी मदद मिलने की उम्मीद है। अमेरिका के एशियाई मित्रों ने संकट की इस घड़ी में उनका पूरा साथ देने का ऐलान किया है। जापान और दक्षिण कोरिया ने कहा है कि अमेरिका पर उनका भरोसा अडिग है। भारत में भी वित्त मंत्रालय, सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों के अधिकारियों के संपर्क में है। वित्त मंत्री ने साफ करने की कोशिश की है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और भारत आसानी से इन मुश्किलों से पार पा लेगा। यूरोप और अमेरिका में एक साथ दो मोर्चों पर आए संकट ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की नब्ज हिला दी है। दुनिया के सभी देश इस संकट का असर कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस समय दिल्ली से ऋषिकेश कुमार। आकाश, वैसे तो ये सब कुछ बहुत डराने वाला है, लेकिन डॉलर कमजोर होगा, पैसा भी उससे कहीं लिंक्ड है, एक्सपोर्ट्स कहीं कमजोर होंगे, तो क्या कुछ चीजें, खासतौर से तेल जैसी चीजों के सस्ता होने की उम्मीद हम कर लें? हाँ, देखिए, जैसे आपने बताया कि इन डरावनी चीजों के बीच में कुछ अच्छाइयां भी हैं। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। रेगुलरली हम उसके ऊपर बड़े अच्छे आपके साथ शोज किए हैं। इन्फ्लेशन में हमें रिलीफ मिलेगा। इन्फ्लेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, जिसकी हमारे नेता अक्सर बात करते रहते हैं, वो $84 पर बैरल आ गया है। और अगर सिचुएशन ऐसे इंटेंसिफाई होती है, इसकी डिटेरियोरेशन होती है, तो ये क्रूड ऑयल और भी डाउन आ जाएगा। उसके अलावा कमोडिटीज के रेट जो है पूरी इंटरनेशनल मार्केट में डाउन आए हैं। तो इंडिया की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई इन्फ्लेशन को इससे रिलीफ मिलेगी। तो इसके अगर नेगेटिव्स भी हैं, 10 अगर नेगेटिव हैं तो 2 पॉजिटिव भी हैं कि हमारे क्रूड ऑयल और कमोडिटीज कम होने के कारण हमें एक रिलीफ मिलेगा। और एक दूसरा पॉजिटिव है जो लॉन्ग टर्म पे देख रहा हूं, अगर आपका एक बड़ा राइवल डाउन जाता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है ऊपर पहुंचने की। अमेरिका भी ऐसी नंबर 1 इकोनॉमी बना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों इकोनॉमिक सुपर पावर्स थी, वो लड़ते लड़ते डेट ट्रैप में पहुंच गई थी। उसके बाद 1945 के बाद अमेरिका विश्व की आर्थिक सुपर पावर बना था। वही डेट ट्रैप में आज अमेरिका पहुंचता जा रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में चाइना तो श्योर इसका फायदा लेगा ही लेगा, अगर हम भी कोई गलती ना करें, हमारे पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स इस सिचुएशन को यूज करें, तो हम भी ऊपर पहुंच सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हमें इसका फायदा मिल सकता है। आशीष, लेकिन ऐसी स्थितियों में क्या कोई सेलेक्ट सेक्टर्स, काउंटर्स, स्टॉक्स आप देखते हैं जो सजेस्ट करें लोगों को कि आप यहां सेफ रह सकते हैं, यहां बढ़त देख सकते हैं इन दिनों में भी? देखिए, यहाँ से सीमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी हमें दिखाई दे रहा है कि सीमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट अगर किया जाए तो वो काफ़ी बढ़ेगा। बिकॉज बेसिकली जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स या फिर बाहर की करेंसी से इफ़ेक्ट नहीं होती ज़्यादा, वो उसमें अगर इन्वेस्ट किया जाए तो उससे रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। उनमें जो रिस्क है वो कम होता है थोड़ा अभी की तरफ में, बिकॉज जितना डॉलर गिरेगा एक्सपोर्ट्स हैम्पर हो रहे हैं, बिकॉज उनका वहाँ पे हैम्पर हो रहा है तो यहाँ पे भी होना ही है। तो सीमेंट सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, जो बेसिकली खुद सेल्फ सफिशिएंट कंट्रीज़ के अंदर होता है, जिनकी बाहर से उनसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। अगर वो स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करो तो वो बेटर रिटर्न्स देंगे आपको, उसमें रिस्क कम होते हैं थोड़े। जी, तो जोखिम जहां कम हो वहां पर लगाएं पैसे। कहां लगाएं पैसे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बाजार औंधे मुंह गिर रहे हैं। कई पहलू हैं जिन पर चर्चा हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। डेज महाबचत 15 अगस्त तक। शेयर बाजार की भारी गिरावट ने सोने की चमक बढ़ा दी। सोना 25,000 के पार चला गया और जानकार मानते हैं कि अगर वित्तीय स्थिरता बनी रही तो सोना जल्द ही 30,000 के पार भी जा सकता है। यदि शेयर बाजार में हो रहा है नुकसान तो सोने में निवेश कर कमाए मुनाफा, क्योंकि सोने ने तोड़ दिए हैं अब तक के सारे रिकॉर्ड। सोना पहुंचा 25,000 के पार।
जी हां, MCX के वायदा बाजार में सोने की कीमत 25,000 के पार चली गई। वहीं दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 25,100 रुपए, जबकि मुंबई में दाम 25,150 रुपए रहा। जानकार बताते हैं कि अगले 10 महीने में सोना 30,000 के पार जा सकता है। साल की शुरुआत में लोगों को सोने की कीमतों में गिरावट की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कई देशों में एक बार फिर आर्थिक संकट का दौर शुरू हो गया है, जिससे शेयर बाजार में घबराहट का माहौल है। यही कारण है कि निवेशक इक्विटी में निवेश के बजाय सोना खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस समय दिल्ली से दीपक भारद्वाज। आकाश, इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? क्या सोने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का एंगल है 2 से 3 साल का, तो सोने में अभी ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या है कि सोने में जो एकदम तेजी आनी थी वो अब ऑलरेडी हमने देख ली है। 22,000 से 25,000 पहुंच गया है। तो मेरे हिसाब से जो इमीडिएट रिटर्न आनी थी, अनसर्टेनिटी जब भी बढ़ती है तो सोने को एक सेफ हेवन माना जाता है, सोने में ज्यादातर पैसा जाता है। तो वो अनसर्टेनिटी फैक्टर तो ऑलरेडी कैश हो गया है, जो रेटिंग की वजह से जो है बढ़ना था। अब यह है कि अगर अनसर्टेनिटी इंटेंसिफाई होती है, डेट क्राइसिस और ज्यादा बढ़ता है, तो हो सकता है सोना और बढ़ता जाए। तो इसलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए तो सोने में किसी को निवेश की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर 2 से 3 साल की कॉल है तो उसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं। सोने की जो एग्जिस्टिंग माइंस है उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम होती जा रही है। कई जगह तो सोना जो निकालने की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो रही है कि सोना उतने का बिकता भी नहीं है। उसके अलावा नई माइंस की डिस्कवरी नहीं हो रही है। तो किसी का अगर 2 से 3 साल का होराइजन है, यस ही शुड बाय गोल्ड। बट अगर 1 से 2 महीने का होराइजन है तो वहां रिस्क काफी आ जाता है, क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी कुछ ईज होती है तो गोल्ड प्राइसेस हो सकता है थोड़ी डाउनवर्ड जर्नी भी करें, या ये हो सकता है कि अनसर्टेनिटी एवरेज लेवल पे रहती है तो 2 महीने बाद कोई रिटर्न ना हो, इसी लेवल पे सोना उसे मिले। यानी जो एकदम झटके से रिटर्न मिलने वाली थी वो 3,000 रुपए की रिटर्न ऑलरेडी गोल्ड जो है अब्सॉर्ब कर चुका है। आशीष, वहां मुंबई में बुलियन मार्केट कैसा है और क्या स्पेकुलेशन है इसको लेकर? देखिए, सोना जैसे अभी आकाश जी ने कहा डेफिनेटली ऊपर होगा, क्योंकि जब लोगों का दूसरे स्टॉक्स में हिम्मत टूट जाता है उसमें इन्वेस्ट करने का, तो सबसे सेफ बेट होता है सोना, बिकॉज वो सबसे सेफेस्ट बेट माना जाता है कि हाँ इसके अंदर प्राइसेस हमेशा बढ़ते हैं। तो लोग इसीलिए आप देखें पिछले कितने दिनों के अंदर सोना जैसे 22,000 से 25,000 इतनी जल्दी पहुंचा है। हम अभी भी सोचते हैं कि इसे अभी भी बुलिश ही रहेगा जब तक ये इकोनॉमिक टर्मोइल ख़त्म नहीं होता, ये इसी तरह बढ़ता रहेगा। सो एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर एंड फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल हम इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। लोग इसमें इन्वेस्टमेंट इज सेफ, बढ़ेगा ही। नीचे उतरने की उम्मीद थोड़ी कम लगती है हमें इसके अंदर अभी यहाँ पे। और आप रियल एस्टेट को कैसे देखते हैं आकाश, के उसका क्या होगा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। रियल एस्टेट कहीं कवर नहीं हो रही है, रियल एस्टेट इससे इंपैक्ट होगी। देखिए, रियल एस्टेट जो है इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली कोरिलेट करती है। रियल एस्टेट की वैल्यू कैसे निकलती है कि उसकी यूटिलिटी क्या है, क्या उससे रेंटल मिल सकता है, क्या वहां पे अगर फैक्ट्री लगती है, ऑफिस लगती है, क्या कमाई हो सकता है। अब जब जीडीपी ग्रोथ के ऊपर सवाल आ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर सवाल आ रहा है, तो रियल एस्टेट की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, उसके ऊपर डेफिनेटली सवाल आ रहा है। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट की हमारी ग्रोथ जो है हैम्पर होगी। रियल एस्टेट की प्राइसेस मेरे हिसाब से दिल्ली, मुंबई सभी महानगरों में कैटेगरिकली कम होगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं रियल एस्टेट पे कई तरह की प्रॉब्लम्स है। डिमांड सप्लाई मिसमैच है, सप्लाई ही सप्लाई है, डिमांड कम है, इंटरेस्ट रेट फैक्टर उसकी फेवर में काम नहीं कर रहे। कंपनीज जो है रियल एस्टेट की वो भी कई इश्यूज में उलझी हुई हैं। तो ओवरऑल रियल एस्टेट के लिए फैक्टर्स अभी तक अच्छे नहीं थे। साथ में ये मार जो है और मार करेगी। तो अगर किसी को रियल एस्टेट खरीदना है तो मैं उसे कहूंगा 1 या 2 महीने का ब्रीदर जरूर दे। रियल एस्टेट के प्राइसेस कम से कम 5 से 10% की जो है मैं यहां से ईजिंग ऑफ देखता हूं महानगरों के अंदर। आशीष, और कल कैसा खुलेगा बाजार, क्या देखते हैं आप? देखिए, हम अभी भी यही देख रहे हैं कि शायद कल भी बाजार नीचे ही खुलना चाहिए, बट ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाजार नीचे खुलेगा भी तो आई थिंक जैसे आज हमने देखा था बाजार खुला काफ़ी नीचे था, काफ़ी नीचे तक गया था, बट रिकवरी एंड में उसने अच्छी कर ली थी बाजार ने, और बंद होते होते वापस 5,120 के आसपास आ गया था। तो हम कल भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बाजार इसी के आसपास ही घूमना चाहिए, 5,100 के रेंज में, बिकॉज अगले 2-4 दिन तक बाजार हमें यही दिख रहा है। इनफैक्ट 2-4 दिन भी नहीं, काफी टाइम तक बाजार का हमें रेंज यही दिख रहा है, 5,100 आकाश रेंज बाउंड रहेगा में ही। जी नहीं, मैं अपने मित्र की राय से एग्री नहीं करता। अगर डेट क्राइसिस और इंटेंसिफाई होता है तो मेरे हिसाब से मार्केट गिर सकती है। अगर यूरोप की तरफ से ज्यादा मदद नहीं मिलती, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लग रही, मेरा यह मानना है कि मार्केट 16,000 से नीचे आ सकती है सेंसेक्स टर्म पे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, फौरन हाजिर होते हैं ताजा सुर्खियां लेकर और अहम पेशकश लेकर।